KCF 2020 के सफ़र में एक और वीडियो लेके मैं आप लोग के सामने आज हाजिर हूँ। और आज हम लोग जो हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, उस पे जो बचा हुआ टॉपिक है अगला अपन वो आज करेंगे। तो अभी तक हम लोग क्या किए हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध तक की चीज़ें हमने किया है। न्यूमेरिकल्स मैंने नहीं कराया है। न्यूमेरिकल के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जैसे कि मैं बोला कि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा न्यूमेरिकल के लिए। तो अभी उसके लिए हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, न्यूमेरिकल सारे कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार ये टॉपिक कवर हो जाए तो मैं एक साथ न्यूमेरिकल कराऊंगा, इसलिए मैं अभी न्यूमेरिकल नहीं करा रहा। तो प्रीवियस वीडियोस को देखते रहें और आगे की वीडियो को फॉलो करें, लेकिन पहले प्रीवियस वीडियो देखना जरूरी है, नहीं तो आगे की चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। तो आज हमको जो चालू करना है, चौथा पार्ट है आज हमारा इस चैप्टर का, वो है क्या है कि धारा का ऊष्मीय प्रभाव। धारा का ऊष्मीय प्रभाव, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं हीटिंग, ठीक है, या थर्मल, जो भी बोल सकते हो, थर्मल बोल देते हैं, थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये क्या है थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट, इसको हम थोड़ा देखेंगे आज। तो थर्मल का मतलब है ऊष्मा। ऊष्मा का क्या संबंध है विद्युत से, ये आज की हमारा मेन टॉपिक है। तो हम सबको मालूम है कि जब हम लोग किसी वायर में क्या करते हैं, करंट फ्लो कराते हैं, तो जब अपन वो वायर को जब करंट से हटा देते हैं, फिर उसके बाद छू के जब देखते हैं, जब कनेक्शन हटा देते हैं, छू के देखते हैं, तो वो थोड़ा सा हीटअप हो जाता है। वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है थोड़ा सा, है ना, थोड़ी सी उसमें गर्मी आ जाती है, हीट जनरेट हो जाता है उसका। तो यही है वो प्रभाव कि हम लोग इसको बोलते हैं क्या, धारा का ये क्या है, ऊष्मीय प्रभाव है। मतलब धारा जो है वो ऊष्मा भी, थर्मल एनर्जी भी जनरेट करता है, ठीक है। और यही थर्मल एनर्जी से हम लोग जो इलेक्ट्रिक प्रेस है, आयरन है, और ये सारी चीज़ें हम लोग यहीं से करते हैं। जैसे वाटर हीटर, वाटर का जो रॉड हम यूज़ करते हैं घर में, ये क्या है, तो ये हीटिंग इफेक्ट है, ये थर्मल इफेक्ट है करंट का। हम प्लग लगाते हैं और क्या करते हैं, पानी में रॉड डालते हैं, कुछ देर के बाद पानी उबल जाता है। तो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है किसमें, थर्मल एनर्जी में। कैसे होता है, क्या होता है, बड़ा सिंपल है, 10th क्लास से भी नीचे लेवल की बात है ना। हम ऐसा कॉइल यूज़ करते हैं, वायर यूज़ करते हैं, जैसे मैं बात करूँ किसकी, प्रेस की, आयरन की अगर मैं बात करूँ, तो उसमें एक कॉइल लगा होता है जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है। तो वो क्या करता है, वो गलता नहीं है, करंट को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर बहुत ज़्यादा। और करंट को जब एब्जॉर्ब कर लेता है तो क्या होता है, उससे हीट निकलने लगता है, और वही हीट फिर हमको क्या करता है, अपने कपड़े को आयरनिंग करने में काम आता है। सेम कंसेप्ट है, जहाँ पे भी आप हीट का इफेक्ट देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक से हीट, तो उसमें रेजिस्टिविटी हाई होगी वायर की। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा देर तक करंट को रोकेंगे, तो अभी जैसे मैं बोला हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, तो थर्मल इफेक्ट क्या दिखाएगा, हीटिंग इफेक्ट क्या दिखाएगा कि करंट क्या में कन्वर्ट हो रहा है, थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, हीट दे रहा है वो। तो यही बेसिक कंसेप्ट है हमारा। तो समझना है कि किसी चालक तार में लिख रहा हूँ मैं, किसी चालक तार में जब क्या करते हैं, विद्युत का प्रवाह करते हैं, क्या होता है, उसमें क्या उत्पन्न होता है, तो उसमें ऊष्मा, मैं थोड़ा सामान्य शब्द में लिख रहा हूँ, गर्मी, गर्म हो जाता है ना, उत्पन्न होता है। और इसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या, धारा का ऊष्मीय प्रभाव, ठीक है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक आयरन और ये सारी चीज़ें,
ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल देखा जा सकता है। तो इस चीज़ को समझना है हम लोग को, और इसके पीछे का थोड़ा कंसेप्ट भी समझा देता हूँ कि ये आखिर गर्म क्यों होता है। अगर इसको भी अगर समझना है तो एकदम सिंपल है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी चालक में, कोई भी चालक है ना, उसमें जब अपन लोग क्या करते हैं, दोनों सिरे पे जब क्या लगाते हैं, विभवांतर लगाते हैं, वोल्टेज लगाते हैं, ठीक है, पोटेंशियल लगाते हैं। तो दोनों पॉइंट पे जब पोटेंशियल लगाते हैं तो क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन गति करने लगता है। जो कल मैं बताया था, अनुगमन वेग से गति करने लगता है, उसकी वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से गमन करने लगता है। और क्या होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं, स्ट्राइक करते हैं एक दूसरे से। तो जब स्ट्राइक करते हैं तो क्या होता है, एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी है, वो क्या होता है, ऊष्मा के रूप में बाहर आता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल कंसेप्ट है क्या का, कि हीट क्यों होता है। अगर देखा जाए तो यही मेन रीजन है हीटिंग का, जो साइंटिफिकली प्रूव किया गया है। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, जब चार्ज फ्लो करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करता है, तो स्ट्राइक करते हैं, कोलिजन होता है चार्जों के बीच में, टकराव होता है। टकराव से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो ऊष्मीय ऊर्जा होती है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट को भी समझ लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पता भी होना चाहिए कि अगर ऊष्मा क्यों उत्पन्न होती है, यही नहीं पता रहेगा तो क्या मतलब ऊष्मा ऊष्मा करके। ठीक है, तो मैं सिंपल डिराइव कर रहा हूँ, एकदम सिंपली, हमको ऐसे डेरिवेशन पे नहीं जाना है, बट कभी कभी न्यूमेरिकल बनाते समय क्या है, फॉर्मूलाज काम आते हैं। तो मैं क्या बोलता हूँ, चलो मान लेते हैं, माना, क्या मानते हैं कि कोई तार है। कैसा तार है, तो मैं बोला चालक तार है, कंडक्टर वायर है। ठीक है, कि दोनों सिरों का विभवांतर क्या है, V है। ठीक है, पोटेंशियल वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, विभवांतर V को क्या करते हैं अपन, T सेकेंड तक क्या करते हैं, लगाते हैं। लगाने पर करंट या धारा I उत्पन्न होता है। उत्पन्न नहीं होता है, सॉरी, प्रवाहित होता है। ठीक है, तो टी सेकेंड में बहने वाली धारा क्या होगी, टी सेकेंड में बहने वाली धारा, तो सबसे पहले तो हम लोग को करंट इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी। तो टी सेकेंड में बहने वाली धारा क्या होगा, T इज इक्वल टू आई इंटू क्यू, यही होगा। ठीक, और अगर हम लोग बात करें क्या का, अगर मैं Q की वैल्यू निकालना चाहूँ तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, सॉरी, Q इज इक्वल टू होगा क्या, आई इंटू टी। ठीक है, आई इंटू टी होगा, Q इज इक्वल टू। ठीक, अब हमको क्या मालूम है, थोड़ी सी चीज़ें हम थोड़ा जो पिछला पढ़े हैं उससे हम सीखेंगे थोड़ा। तो क्या है, पिछला हमने क्या क्या पढ़ा है, तो विभवांतर का परिभाषा क्या बोलता है, विभवांतर क्या होता है, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, विभवांतर के परिभाषा से, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, हम लोग क्या जानते हैं, तो हम लोग को मालूम है V इज इक्वल टू होता है W अपॉन Q। ठीक है, इसको अगर फर्दर करेंगे तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी, W की वैल्यू निकाल लो, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू Q, यही निकल के आएगा। ठीक है, तो अगर मैं क्या करूं, इस Q की वैल्यू को यहां रख दूं तो क्या निकल के आएगा, अगर समीकरण 1 जो है, इक्वेशन 1 से Q की वैल्यू को यहां पुट अप कर दूं तो क्या निकलेगा, W इज इक्वल टू VIT। समझ में आया, VIT निकलेगा। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं,
फ्रॉम ओम्स लॉ हम लोग को क्या मालूम है, V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो अगर मैं यहां पे रख दूंगा इसमें V इज इक्वल टू आई आर, तो क्या निकल के आएगा, आई स्क्वायर आर और T, है ना, ये एक फॉर्मूला निकल के आएगा। ठीक है। अच्छा, पेन से लिखने पे विजिबल तो है ना, एक सेकंड में चेक कर लूँ। हाँ, विजिबल तो है। अगर कोई दिक्कत आएगा तो कमेंट में लिख के बताना कि विजिबल नहीं है या फिर कोई दिक्कत है, तो फिर मैं स्केच से ही लिखना प्रेफर करूँगा। बट दिख रहा है इसलिए मैं इससे लिख रहा हूँ। स्केच क्या डार्क हो जाता है, लिखने में दिक्कत जाता है। तो ये हम लोग को मिल गया फॉर्मूला। और क्या रख सकते हैं, और भी एक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो अगर हम लोग बात करेंगे करंट का, ठीक है, चूंकि करंट इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज रख दूं तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा V स्क्वायर, नीचे में R स्क्वायर। तो ये एक R इससे कैंसिल आउट होगा, तो मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, जगह थोड़ा कम है, यहाँ पे बना दे रहा हूँ। तो ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा, W इज इक्वल टू V स्क्वायर T अपॉन R। तो ये भी एक फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ये क्या दिखाता है हमको, ये दिखाता है क्या को, वर्क को। और हम लोग को ये चीज मालूम होना चाहिए हमेशा कि हीट, वर्क और एनर्जी एक्चुअल में कुछ अलग नहीं है, ये तीनों एक ही चीज के अलग अलग रूप हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्क हो रहा है वो किस टर्म पे हो रहा है, वो हीट के टर्म पे हो रहा है। ठीक है ना, वो हीट के टर्म पे हो रहा है। क्यों, क्योंकि तीनों का जो मात्रक है, ध्यान रखना, ये तीनों का जो मात्रक है वो क्या है, जूल है। ठीक है, जूल है। तो ये भी क्या है, हीट के रूप में वर्क हो रहा है, ये भी हीट के रूप में वर्क हो रहा है, और ये भी हीट के रूप में वर्क हो रहा है। ठीक है। तो इसी फॉर्मूला को आप W की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, H लिखेंगे। ठीक है, मैं करके दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। तो मैंने बोला हीट और बराबर है वर्क बराबर है एनर्जी, जो है जूल। ठीक है, जो है जूल, जिसका यूनिट, ठीक है ना, जूल होता है। ठीक। तो मतलब यहाँ पे जो वर्क हो रहा है वो हीट के टर्म पे हो रहा है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, VIT, ये पहला फॉर्मूला। यूनिट याद रखना जूल है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये तीनों का यूनिट जूल होता है, और ये तीनों एक ही चीज के रूप हैं अलग अलग। हम अगर फिजिकल स्टैंडर्ड, मतलब फिजिकल बोलना चाहिए, मतलब अगर स्टेटिस उसमें अगर देखें, अपन क्या बोलना चाहिए, डायनामिक्स में देखें, तो वर्क को फोर्स से हम लोग रिलेट करते हैं। ठीक है ना, तो इस चीज में ध्यान रखना। और एनर्जी, कार्य करने की क्षमता को वर्क, हम लोग क्या बोलते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा बोलते हैं। तो ये सब चीजों को समझना, सब एक ही चीज है, हीट भी वही है। और क्या बोलेंगे, सेकंड फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर RT, ये भी जूल ही है, याद रखना, ऐसा ही यूनिट बता रहा हूं। और तीसरा क्या होगा, तो ये होगा V स्क्वायर T अपॉन R। लेकिन एक चीज बता दूं, एक क्वेश्चन आया था पिछले बार, ठीक है, एक क्वेश्चन आया था, उसमें हम लोग को कुछ मतलब मेजर इसी थ्योरी पे पूछा था। मैं कराऊंगा, अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो पता चलेगा कि वो क्या है करके। ठीक है, तो इसी थ्योरी पे था वो, रहने के लिए। ठीक है ना। और जूल का जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है वो यही है, ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है, इसको हम लोग सबसे बेसिक लेके चलते हैं। ठीक है, यही हमारा सबसे मेन फॉर्मूला है। ये तो ऐसे ही है, लेकिन ये सबसे मेन फॉर्मूला है, आपको इसी के हिसाब से ही सारी चीजें सॉल्व करनी है। ठीक है, अगर आपको वोल्टेज दिया है, करंट दिया है, टाइम दिया है तो लगा सकते हो। करंट दिया है, टाइम दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, लगा सकते हो। वोल्टेज, रेजिस्टेंस, टाइम अप्लाई कर सकते हो, कैलकुलेट तीनों से होगा। लेकिन स्टैंडर्ड जो जूल का स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला है वो हम ये लेके चलते हैं, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये है धारा का ऊष्मीय प्रभाव, ये एकदम बेसिक है। यहीं से पिछले बार एक बार एक क्वेश्चन आया है,
मैं बताऊंगा उसको जब क्वेश्चन का सेशन, इस वीडियो के बाद मैं क्वेश्चन का सेशन डालूंगा, क्वेश्चन वीडियो डालूंगा जो प्रीवियस ईयर का पेपर प्लस जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं यहाँ पे, धारा का उसमें प्रभाव से लेके रेजिस्टेंस का, रेजिस्टिविटी का जो भी बनता है वो मैं डालूंगा अगला वीडियो। तो उसमें क्लियर कर दूंगा। मैं अभी न्यूमेरिकल नहीं करा रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा, मैं पूरे न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा। जितना जरूरत है मैं उतना न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा। तो अभी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, पहले कंसेप्चुअल चीज़ें, थ्योरी क्लियर कर लें, फिर उसी को अप्लाई करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं जूल का नियम भी बता देता हूँ। ठीक है, जूल का नियम है, ऊष्मा जो उत्पादन होता है, जो थर्मल जनरेट होता है, जो हीट प्रोडक्शन होता है, ठीक है, तो उसके लिए जूल ने कुछ नियम दिया था। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, जूल्स लॉ ऑफ हीट प्रोडक्शन, इंग्लिश में बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीट प्रोडक्शन, हिंदी में उसको बोलते हैं ऊष्मा उत्पादन संबंधी जूल का नियम। ठीक है, और इसको अपन अगर क्या करें, इंग्लिश में लिखें तो ये हो जाएगा जूल्स लॉ ऑफ हीट प्रोडक्शन। ठीक है, तो देखो 3 नियम दिया था इसने, इसके 3 नियम है। ठीक है, तीनों को देखना है। ठीक, 3 क्या है एक्चुअल में, यही मेन फॉर्मूला मैं जो बोला ना कि ये मेन फॉर्मूला यही डिराइव होगा एक्चुअल में। तो प्रथम नियम जो था, पेन से विजिबल है, हाँ दिख रहा है। तो देखो प्रथम नियम क्या बोलता है, मैं डेफिनेशन एग्जैक्टली नहीं बता रहा, मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, डेफिनेशन नहीं देता है ऐसा। ठीक है, सपोज करो कोई आपके पास एक वायर है और उसमें क्या है, अलग अलग पावर का या अलग अलग बोलना चाहिए रेंज का आप धारा प्रवाहित कर रहे हैं एक निश्चित समय तक के लिए। यहाँ पे टाइम कांस्टेंट है, ठीक है ना, मतलब एट कांस्टेंट टाइम, यहाँ पे ध्यान रखना कि टाइम जो है वो कांस्टेंट है और अलग अलग अगर धारा उत्पन्न कर रहे हो आप, मतलब उसमें बहा रहे हो, एक वायर है जो एक नियत समय तक ए से बी तक आप अलग अलग धाराएं इसमें प्रवाहित करते हैं। ठीक है, तो उसमें जो करंट बहेगा, ठीक है, सॉरी, उससे जो ऊष्मा उत्पन्न होगा, करंट बहेगा बोल दिया था, करंट तो बहेगा ही, अलग अलग करंट लगा रहे हैं, तो उस अलग अलग करंट से के कारण जो ऊष्मा उत्पन्न होगा उस तार में, वो जो ऊष्मा होगा वो उसमें प्रवाहित करंट के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, ये पहला कंसेप्ट है, ये पहला रूल है किसका, जूल का, ऊर्जा के लिए। ठीक है, जो हम लोग हीटिंग इफेक्ट जो पढ़ रहे हैं उसके लिए। तो क्या बोलता है, अगर किसी वायर में आप एक निश्चित समय तक, टाइम निश्चित है, कांस्टेंट है, मतलब अगर 10 मिनट है तो 10 ही मिनट रहेगा। ठीक है, एक निश्चित समय तक क्या करते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पावर की क्या लगाते हैं, करंट लगाते हैं। ठीक है, अलग अलग पावर का करंट लगाते हैं, तो क्या होगा, तो जो ऊष्मा उत्पन्न होगी वो उसमें प्रवाहित धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगा। मतलब क्या होगा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अनुक्रमानुपाती को या समानुपाती को हम लोग तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, सेकेंड लॉ क्या बोलता है, द्वितीय लॉ, द्वितीय जो है, द्वितीय नियम, द्वितीय नियम क्या बोलता है वो देख लेते हैं। तो बोलता है, अगर मान लो आप एक कांस्टेंट, यहाँ पे ध्यान देना ना, मैं ये पॉइंट लिख रहा हूँ, ये लोग को ध्यान देना। तो यहाँ पे बोलता है एट कांस्टेंट
टाइम एंड करंट इज ऑल्सो कांस्टेंट। ठीक है, अगर आप किसी चालक तार में या किसी भी चालक में क्या कर रहे हैं, एक नियत समय तक एक नियत मतलब एक कांस्टेंट टाइम में एक कांस्टेंट करंट को फ्लो कर रहे हैं। सपोज आप 10 एम्पियर को फ्लो करा रहे हैं 10 मिनट्स के लिए, ठीक है, तो जो उसमें उत्पन्न क्या होगा, हीट होगा, वो उसके रेजिस्टेंस के, उसके प्रतिरोध के क्या होगा, समानुपाती होगा। ठीक है, मतलब जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा हीट बढ़ेगा। हम लोग पहले भी पढ़े हैं रेजिस्टेंस वाले टॉपिक में कि आप जैसे जैसे क्या करेंगे, रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो गर्माहट होने लगता है वहां पे। ठीक है, अब तीसरा लॉ, तृतीय नियम जो है ये भी देख लेते हैं। तृतीय नियम क्या बोलता है? ठीक है, अगर मान लो आप एक ही कांस्टेंट, यहां पे क्या आएगा, कांस्टेंट करंट। देखो ये जो मैं लिख रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर देखा जाए तो, और ऐसे ही अगर देखोगे तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्वेश्चन थ्योरी को समझने के लिए ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एज इट इज बुक की लैंग्वेज में डेफिनेशन बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, तो बोलता है कि अगर मान लो आप एक वायर है आपके पास और उसमें एक ही इंटेंसिटी का, एक ही पावर का करंट को अलग अलग समय तक आप अगर क्या करते हैं, उस वायर में अप्लाई करते हैं। ठीक है, एक वायर में अलग अलग समय पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो उससे उत्पन्न जो ऊष्मा होगी उस समय के क्या होगी, समानुपाती होगी। जैसे जैसे समय बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, ऊष्मा भी बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो ये 3 नियम दिया, ये 1, 2 और ये 3। अगर मैं तीनों को कंबाइन कर दूंगा तो क्या बनेगा, अगर तीनों को कंबाइन कर दिया जाए तो क्या निकल के आएगा यहाँ पे, तो कुछ ऐसा निकल के आएगा, H इज I² RT। तो मैंने बोला ये सबसे बेसिक रूल है, मैं बोला था हीटिंग इफेक्ट का। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगेगा, H इज इक्वल टू K I² RT। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे K की वैल्यू को हम लोग 1 लेते हैं, मापन पद्धति पर निर्भर करता है करने के लिए कि आप मेजरमेंट किस यूनिट से कर रहे हैं। तो अगर K की वैल्यू क्या है, 1 हो जाती है, तो H इज इक्वल टू क्या हो जाता है, I² RT। अलग अलग है, अगर सपोज आप 1 जूल के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे या 1 एम्पियर के हिसाब से कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से निर्भर करता है। पर अगर आपको कुछ नहीं बोला है, वैक्यूम है या फिर मान लीजिए फ्री स्पेस है, तो K की वैल्यू को 1 ले लेते हैं हम लोग। एयर है तो 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये मेन हमारा जो है, अगर आपको हीटिंग इफेक्ट पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है, इसका क्या किस पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर नहीं करता है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ना कि V वाला कंसेप्ट याद रखना है। ठीक है ना, ये माइनस नहीं है ना, इसको माइनस मत समझ लेना। ठीक है, तो ये बेसिक सा कंसेप्ट है, जूल का जो नियम है वो हो गया, और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हो गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बैक टू बैक कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिक पावर से आया था, जो इसका सेकेंड पार्ट है। सेम है, मैं बोला था, क्या बोला, ये तीनों चीज एक है, हीट, वर्क, एनर्जी। अब पावर क्या होता है, पावर क्या को बोलते हैं, शक्ति किसको बोलते हैं, शक्ति किसको बोलते हैं, ऊर्जा के घटने का, ऊर्जा के क्षय होने के दर को, ऊर्जा के घटने, रिड्यूस होने के रेट को, रेट ऑफ रिडक्शन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड वर्क। ठीक है ना, तो एनर्जी से जुड़ा हुआ है, वर्क से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, जब कोई काम करते हैं हम लोग, तो हमारा बॉडी में जितना एनर्जी कम होता है वही उसका क्या है, ताकत को दिखाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा है इलेक्ट्रिक पावर। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जो टॉपिक अभी पढ़ाया हूँ इससे 2017 ACF में 3 से 4 क्वेश्चन आया था, पावर से 2 से 3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आए थे। मैं सारा कराऊंगा, सारा का सारा कंसेप्ट न्यूमेरिकल बेसिस पे कराऊंगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे बना है वो भी कराऊंगा। फॉलो करना, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चौथा पार्ट जो है, यहाँ से लगभग 8 से 10 मार्क्स पिछले बार आया है, मतलब 4 से 5 क्वेश्चन यहीं से ही आ गए हैं पूरे।
पूरा यही एक समझ लो एक टारगेट पॉइंट था पिछले बार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन बहुत बनता है, तो ये भी ध्यान रखना। मैं कैसे सॉल्व करेंगे क्या होगा पूरा डिटेल करूंगा उसको। तो अगला जो टॉपिक आ जाता है वो है हम लोग का इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर डेफिनेशन पे थोड़ा सा काम करता है। तो मैंने जैसे ही बोला कि जब हम लोग कोई भी कार्य करते हैं तो जो ऊर्जा का क्षय होता है, जो ऊर्जा का ह्रास होता है, उसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या, शक्ति। तो यहाँ पे क्या होगा, मान लो किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में, ठीक है, मतलब विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ में, ठीक है, ऊर्जा के ह्रास मतलब क्षय, इंग्लिश में बोलेंगे इसको लॉस, ठीक है, ऊर्जा के ह्रास होने की दर को क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं पावर, ठीक है, क्या बोलते हैं, पावर, ठीक। और ये कैसा पावर है, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट पर बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक पावर होगा, ठीक है। और एक डेफिनेशन भी बोल सकते हैं, ऐसा कोई है नहीं, अपने हिसाब से जैसे भी बनाया जा सकता है। सपोज ऐसे भी तुम बोल सकते हो, अगर एक हमारे पास सर्किट है तो सर्किट के पॉइंट प्लस से पॉइंट माइनस तक में एक धारा को प्रवाहित करने में जितना कार्य करना पड़ता है या जितना कार्य होगा उसे उसकी शक्ति बोलते हैं। तो कुछ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिनोटेड बाय पी, ये पी से दर्शाया जाता है, डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो किसी विद्युत परिपथ में अगर किया गया कार्य W हो, ठीक है, और समय t सेकेंड में किया गया कार्य W हो, तो P इज इक्वल टू क्या निकलेगा, वर्क अपॉन टाइम, ठीक है ना, जहाँ t क्या है, सेकेंड में है, ठीक है। मात्रक क्या हो जाएगा, SI, यूनिट क्या होगा, तो P इज इक्वल टू जूल और पर सेकेंड, इसको क्या बोलते हैं, जूल पर सेकेंड को वाट बोलते हैं, समझ में आया, वाट, ठीक है। जो बल्ब में हम लोग बोलते हैं कितने वाट का है, ना कि कितने वोल्ट का है, ठीक है ना। तो क्लियर करना, जिन लोग भी अगर बोलते हैं वॉट और वोल्ट, तो समझना कि 100 वाट का है, 100 वाट उसके क्या को दिखाता है, पावर को दिखाता है कि 100 वाट का बल्ब है, ठीक है। इस चीज को समझना। अब इसको एकदम इजीली एक वाट को आप वाट को क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। सपोज किसी परिपथ में 1 सेकेंड में किया गया कार्य 1 जूल है, तो उस परिपथ का जो क्या होगा, शक्ति होगा, वो 1 वाट होगा, ठीक है। इन दोनों को अगर एक एक कर दोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 वाट हो जाएगा। तो ऐसा ही यूनिट याद रखना, 1 वाट, 1 वाट मतलब वाट, ठीक है। और मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, 1 किलो वाट अगर लिखें, W से शो करते हैं इसको, तो 1 किलो वाट होता है 10⁻³ वाट, ठीक है, 10⁻³ वाट। 1 मेगावाट ये होता है क्या, 10⁻6 वाट, ठीक है। 10⁻³ का मतलब क्या हो गया, 10 गुणे 10 गुणे 10 मतलब 1000 वाट, ठीक है ना। ध्यान रखना ये, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो घर में हम लोग विद्युत जो यूज करते हैं, जो यूनिट बोलते हैं, कितने यूनिट आया, वो किलो वाट में होता है एक्चुअल में, KWH लिखा होता है, किलो वाट आवर्स। 1 घंटे में अगर आप 1 किलो वाट यूज करते हैं तो एक यूनिट होता है, उसको भी देखेंगे, अभी कराऊंगा मैं, वो आएगा अभी थोड़ी देर में। तो अपन लोग थोड़ा सा देख लेते हैं और क्या होता है। तो वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग को मालूम है, हम लोग प्रीवियसली क्या किए हैं, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, तो VIT होता है, हम लोग अभी सॉल्व किए थे, ये किया जा सकता है ना। क्या होता है, V इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, निकाले थे ना,
I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो Q इज इक्वल टू आई टी, ठीक है। और V इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन क्यू। निकाले हैं ये चीज, ठीक है ना। तो क्या करते हैं यहाँ पे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। समझना उस चीज को, ठीक। तो ये हम लोग को मालूम है, ये हमारा स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो हमको मालूम है P इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन टी। तो अगर इसका वैल्यू को यहाँ पुट अप करूंगा तो P इज इक्वल टू क्या होगा, वी आई टी अपॉन टी। टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, P इज इक्वल टू वी आई, ठीक है। तो मतलब विद्युत धारा और विभवांतर के मल्टीप्लिकेशन को भी हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं, ठीक है ना। समझना, मतलब वाट क्या हो सकता है, वोल्ट गुणित एम्पियर, ठीक है। ये भी वाट होता है, ध्यान रखना, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। तो फॉर्मूला को थोड़ा सा और हम लोग इनलार्ज करते हैं, और ये जो हमारा फॉर्मूला है, ठीक है ना, इसको मैं ए बोल रहा हूँ समीकरण, या सपोज इसको मैं एम बोल रहा हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं, तो हम लोग को मालूम है, इसको ब्लॉक कर देता हूँ। हम लोग को क्या मालूम है कि v इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। यहाँ पे v की वैल्यू क्या रख दूंगा, आई आर, तो क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ये भी एक फॉर्मूला है पावर का, ठीक है ना। और क्या रख सकते हैं, तथा और क्या मालूम है, तो करंट की वैल्यू क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। अगर मैं उसको पुट अप कर दूंगा यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस यहाँ पुट करूंगा तो क्या होगा, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ये भी क्या है, पावर है। तो पावर निकालने के लिए हमारे पास तीन फॉर्मूला है। अगर वोल्टेज करंट दिया है डायरेक्ट निकलेगा, करंट रेजिस्टेंस दिया है तो निकल जाएगा, वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया है तो भी निकल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, हम लोग को ये सारी चीजें मालूम होनी चाहिए, और इन सब का जो यूनिट है वो वाट है, ठीक है, वो वाट है, ठीक। तो इस चीज को समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो मोटा मोटा अगर देखा जाए तो हम लोग शक्ति कंप्लीट कर लिए, और मैं थोड़ा सा कुछ कुछ फॉर्मूला डिराइव, मतलब फॉर्मूला तो नहीं है लेकिन बता देता हूँ कि नंबर ऑफ यूनिट कैसे निकालेंगे। सपोज आपको घर का अगर नंबर ऑफ यूनिट निकालना होगा तो उसका सूत्र क्या होता है वो सब मैं बता देता हूँ थोड़ा, क्योंकि जो हमारा घर का इस्तेमाल करने वाला जो विद्युत है उसी से ही क्वेश्चन पूछता है। घर का कंजप्शन, जैसे आपके घर में मतलब एक घर है उसमें इतना इतना वॉट का बल्ब है, ये है, ऐसा करके क्वेश्चन देगा और बोलेगा कि बताओ कि मतलब इसमें ऊर्जा कितना लग रहा है, कितना यूनिट निकल रहा है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ कि ये कैसा होगा थोड़ा सा। तो याद रखना, मैं बोला किलोवाट आवर लेते हैं, KWH लेते हैं हम लोग ना, याद रखना इस चीज को, KWH लेते हैं हमेशा वाट के लिए, ठीक है। वो 1 किलोवाट 1 घंटे के लिए लेते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग को मालूम है, क्या मालूम है, P इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। तो वर्क इज इक्वल टू क्या होगा, P इंटू टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे जो पावर है वो क्या होगा, मैं बोला 1 KW होगा, और टाइम क्या होगा 1 आवर, 1 घंटा, ठीक है ना। यहाँ पे समझना चीज़ों को, मैंने बोला था जो यूनिट वगैरह का जो कैलकुलेशन होगा वो ऐसे ही लिख लेगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन दिखाई देता है तो इसको हम लोग बोलेंगे 1 यूनिट, ठीक है। अगर 1 किलोवाट के आप शक्ति को 1 घंटे तक इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं 1 यूनिट, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको और चेंज करूं कि कितना जूल होता है 1 किलोवाट आर, 1 KWH, ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं या स्मॉल h लिखते हैं, सॉरी स्मॉल h। तो क्या होगा 1 kV
तो 1 आर, ठीक है। 1 केवी को लिख सकते हैं 1000 वाट, इसको लिख सकते हैं 60 सेकेंड, ठीक है ना, 60 × 60। तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कुछ कितना, 1 2 3 4 5 6, तो इसको हम लोग कर देंगे 3.6 × 10⁶ वाट सेकेंड, ठीक है। और वाट और सेकेंड, टाइम और पावर को जब गुणा करोगे तो ये किसके बराबर है, वर्ग के, P × T। तो ये क्या हो जाएगा 3.6 × 10⁶ जूल, ठीक है। तो 1 kWh कितने जूल के बराबर है, 3.6 × 10⁶ के बराबर है, ठीक है। याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक हम लोग कर लिए, और यूनिटों की संख्या जो है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको नंबर ऑफ यूनिट निकालना है अपने घर में, या क्वेश्चन में दे दिया कि नंबर ऑफ यूनिट कैसे निकालेंगे आप, यूनिटों की संख्या, ठीक है, तो वो उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, डिराइव नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। नंबर ऑफ यूनिट्स, हिंदी में बोलेंगे यूनिटों की संख्या। क्या होता है यूनिटों की संख्या, तो याद रखना वाट गुणित घंटे, हाउ मेनी आवर्स, ठीक है, वाट घंटे बटे 1000। ये घंटा क्या क्या है उसको समझना, ये क्या बोल रहा है, आप कितने घंटे यूज कर रहे हो कितने वॉट को, ठीक है। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं कि कितने यूनिट हमारे जल रहे हैं, ठीक है, कितने यूनिट हम यूज कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए। अभी न्यूमेरिकल भी करना है हम लोग को, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये जितना आज हम लोग कर रहे हैं, ये जो अभी तक जितना किया हम लोग पावर तक, यूनिट पावर जितना भी किए हैं, जितना भी, ये सारे चीज़ें पिछले बार की ACF में आ चुका है, ये सारी चीज़ आया था, ठीक है। पावर आया, पावर के बाद हीटिंग इफेक्ट आया, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया हीटिंग इफेक्ट से। तो ध्यान रखना है, देखो फ्यूज तार वगैरह के बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ, वो तो सिंपल है। फ्यूज तार क्या करता है, ड्रिप कर देता है, वो है ना, ट्रिप कर देता है, ट्रिप करता है। मतलब हम लोग पहले फ्यूज यूज करते थे, जब जरूरत से ज्यादा करंट आ जाता था तो एक वायर लगाए रहते थे पूरे सिस्टम के, उसमें फ्यूज वाले पैनल में, वो वायर आपस अपने से गल जाता था और करंट की जो सप्लाई होती थी घर में वो रुक जाती थी। तो ब्रेक डाउन एलिमेंट है फ्यूज, ब्रेक डाउन कर देता है करंट को। आजकल फ्यूज की जगह हम लोग क्या यूज करते हैं, MCB यूज करते हैं, ठीक है। आजकल हम लोग MCB यूज करने लगे हैं, क्योंकि फ्यूज उतना एफिशिएंट नहीं था। फ्यूज कभी गलता था कभी नहीं गलता था, वायर पे उस पर डिपेंड करता था, है ना, कितना एम्पियर का आप वायर यूज कर रहे हैं, वो वायर एफिशिएंट है कि नहीं। मान लो आपके यहाँ आपने मोटा वायर लगा दिया जिसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई है, वो गलेगा नहीं, लेट में गलेगा, वो हीट होके, तब तक तो आपका घर का सारा सामान जल जाएगा, ठीक है। तो फ्यूज तार वगैरह के बारे में मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, उसको आप कर सकते हैं, उसमें कुछ है नहीं ऐसा कि मैं बताऊँ, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है उसमें। मेन था ये आज जो हम लोग कवर किए हैं, इलेक्ट्रिक पावर और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में आएगा कि ये मतलब कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लेस रखता है हमारे सिलेबस में, ठीक है। तो मैं न्यूमेरिकल के साथ नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। आज की वीडियो को मैं यहीं पे कंप्लीट करूँगा। ये जो पोर्शन है दोनों, इसको प्लीज़ अच्छे से पढ़ें, इससे क्वेश्चन 4 से 5 कंफर्म आएगा, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो कंप्लीट करके रखें, मैं कोशिश करूंगा कि 2-3 घंटे 6 घंटे के बाद मैं न्यूमेरिकल्स के वीडियो अपलोड कर दूं जल्दी से जल्दी, ताकि ये एफिशिएंट हो जाए। आज जो हम लोगों ने पढ़ा है, कल जो हम लोगों ने पढ़ा है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के क्वेश्चन हो गए, सारी चीज़ें मैं क्या करूँ, कोशिश करूँगा कि कंप्लीट करा दूँ आज के आज ही। तो ये थ्योरी पढ़ें, इस थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल का वेट करें। मेरा नया वीडियो जो आएगा वो न्यूमेरिकल होगा,
और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे उसमें, और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के क्वेश्चन होंगे जो इम्पोर्टेंट है, जिस पैटर्न में आ सकता है। ठीक है, तो जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं उसको देखें, लेकिन उससे पहले ये पढ़ें और इसके बेसिस पे आप न्यूमेरिकल ट्राई करें। तो वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हमेशा मैं बोलता हूँ, पसंद ना आए तो डिसलाइक ज़रूर कर दें, कमेंट करके बताएं, कुछ तो करें, एक्टिविटी कुछ भी करें, जिससे पता चले कि चैनल में क्या कमी है, क्या हमको और करना चाहिए। तो वीडियो को देखते रहें कंटिन्यू और फॉलो करें। जो भी पढ़ाया जाता है सिर्फ सिलेबस की चीज़ें हैं, आउट ऑफ द सिलेबस कुछ नहीं है। कोशिश किया जाता है यहाँ पे कि इजी टर्म्स पे मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर सकूँ कंसेप्ट को, ताकि हम उसको लंबे समय तक याद रख सकें। ठीक है, तो मेरा तरीका यही है। मैं इजीएस्ट वे पे किसी भी चीज़ को खुद भी जब पढ़ता था या पढ़ता हूँ अभी भी कुछ भी चीज़ें, तो मैं इजी वे पे बनाने की कोशिश करता हूँ चीज़ों को, ताकि वो लॉन्ग टर्म तक जुड़ जाए, और एवरीडे लाइफ से जोड़ने की कोशिश करता हूँ। तो प्लीज़ पढ़ते रहें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।